हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू ओन यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट। और जैसे कि आपको पता है, डेली सुबह 10 बजे की जो क्लास है वो आपकी होती है लैंग्वेज क्लास। इस वक्त इंग्लिश को आपको मैं स्पेशली करा रही हूँ, खुद से क्वेश्चन प्रिपेयर करके कहीं ना कहीं, ताकि जो चीज़ें हैं वो इम्प्रूव हो जाए और कुछ चीज़ें लेवल अप हो जाए, क्योंकि बहुत हमने प्रैक्टिस कर ली है। और सुपर टेट में तो देखिए आपको ये अटैम्प्ट करना ही पड़ेगा, आपको तीनों लैंग्वेज अटैम्प्ट करनी पड़ेगी। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि यूपी टेट क्लियर करने के बाद अगर आपको जॉब पानी है, जॉब के लिए ये तो सब तो बस आपके पास एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट्स रहेंगे, उससे जॉब नहीं मिलेगी। जॉब के लिए आपको अब सुपर टेट अटैम्प्ट करना ही होगा, जिसमें ये तीनों भाषा आपकी कंपलसरी रहेगी ही रहेगी। इंग्लिश आपका सब्जेक्ट रहा हो और चाहे ना रहा हो, आपको अटैम्प्ट करना है। 10 नंबर का वेटेज रहता है और ये 10 में से 10 नंबर आने की पूरी संभावना रहती है, क्योंकि इतने हाई लेवल का नहीं आता है, नॉर्मल ग्रामर ही आती है। तो आप गेन कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा पढ़ना तो पड़ेगा, चीज़ों को रिवाइज करना पड़ेगा। और इंग्लिश चाहे आप हिंदी मीडियम के ही रहे हो, कभी ना कभी तो आपने बेसिक ग्रामर पढ़ी ही होगी, इस वजह से आपके लिए थोड़ा और ईजी हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन बिना टाइम वेस्ट किए। और जो लोग चैनल पे न्यू हैं उन्हें मैं इन्फॉर्म कर दूं कि आपको यहाँ पे सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार चेक कर लीजिएगा। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, दे वर नॉट, इसको वर्ंट या फिर वर नॉट पढ़ते हैं, मतलब वर नॉट का जो है ये शॉर्ट फॉर्म है। अभी यहाँ पे आपको क्या आएगा वो भरना है। मच, मैनी, बोथ, नन ऑफ दीज। तो सिंपली आपको बस ये पता होना चाहिए कि दे के साथ हम मच लगाएंगे या मैनी लगाएंगे। मच का मतलब होता है ज़्यादा, ठीक है। जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, जिनको गिनती में नहीं गिना जा सकता, उसके साथ हम मच लगाते हैं। मैनी का मतलब होता है कई। तो जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं, जिनको हम गिनती में गिन सकते हैं, जैसे 1 लोग, 2 लोग, 10 पेंसिल, उसको हम उसके साथ मैनी यूज़ कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आ जाएगा, क्योंकि दे किसके लिए हम यूज़ करते हैं। दे का अर्थ होता है हिंदी में वे सार सब यहाँ आए, वे लोग क्या सोच रहे होंगे, ठीक है। तो यानी कि कहीं ना कहीं ये पर्सन्स, इंसानों के लिए यूज़ हो रहा है, जो कि काउंटेबल नाउन है, उन्हें गिना जा सकता है। वे कितने आदमी थे, 3 आदमी थे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। करेक्ट स्ट्रक्चर फॉर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंसेज व्हाट। स्ट्रक्चर तो पता ही होना चाहिए, टेंस बेसिक है एकदम बिल्कुल। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा देंगे और ऑब्जेक्ट लगा देंगे, या ऐसे ही सारे स्ट्रक्चर्स फटाफट से देख लीजिए। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। सब्जेक्ट के साथ विल या शैल इनमें से कुछ लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। फिर बी लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, यानी कि वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लगती है, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगते हैं। अगर कुछ सेंटेंस में अदर वर्ड्स भी हैं तो फिर उसके बाद वो भी लग जाते हैं। हिज स्पीच वॉज डिफ़िकल्ट टू फॉलो। यहाँ डिफ़िकल्ट क्या है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कल भी एक इस तरह का क्वेश्चन दिया था, लेकिन आज ये डिफ़िकल्ट जो है वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा समझ के करिए सेंटेंस, तो ही सही हो पाएगा। चलिए देख लेंगे, है ना। अब अगर हम इस पूरे सेंटेंस को पढ़ते हैं तो यहाँ पे ये है कि इतना बस होता, हिज स्पीच वॉज डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्ट अगर बस होता यहाँ तक तो ये हो जाता कि स्पीच कैसी थी, डिफ़िकल्ट थी, तो ये आपका विशेषण हो जाता, ठीक है। सॉरी, जो यहाँ पे स्पीच का मतलब भाषण हो गया है। यहाँ पे ये नहीं है कि भाषण दे रहा है, वो वर्ब के रूप में यूज़ नहीं हुआ है। वर्ब यहाँ पे फॉलो है। उसकी स्पीच जो है वो फॉलो करने के लिए मुश्किल थी, यानी कि लेक्चर देना, भाषण देना काफ़ी आसान होता है, लेकिन उसे फॉलो करना थोड़ा मुश्किल होता है ना, वही वाला सेंस हो जाता है। तो ये जो डिफ़िकल्ट वर्ड यूज़ हुआ है वो किस चीज़ के लिए यूज़ है, फॉलो करने के लिए, यानी कि जो एक क्रिया के लिए यूज़ हुआ है। तो ये आपका क्रिया विशेषण हो गया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, एडवर्ब। जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं आपको पढ़ना ही है, सबसे ज़्यादा प्रश्न वहीं से बनेंगे। ही इज़ वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक। इन दोनों सेंटेंसेस को आपको कंबाइन करना है, टू लगाकर एक सेंटेंस बनाना है। ही कैन नॉट वॉक बिकॉज ही इज़ टू वीक। ही इज़ टू वीक सो ही कैन नॉट वॉक। ही इज़ टू वीक टू वॉक, और नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जब कभी भी ऐसा सेंटेंस आपको कंबाइन करना होता है तो वेरी लगाने की ज़रूरत आपको सेंटेंस में नहीं होती, इसी की जगह पे एक्चुअली टू लगता है। टू का मतलब क्या होता है, अब थोड़ा सा आप समझिएगा। टू और इनफ बेसिकली आप जब पढ़ाया जाता है, हम बच्चों को पढ़ाते तो एक साथ पढ़ाते हैं। टू निगेटिव वे में जाता है, इसका अर्थ भी होता है कि बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा, लेकिन किस वे में, निगेटिव वे में, कि कुछ ज़्यादा है। ही इज़ टू टॉकेटिव, कितना बोलता है ना। निगेटिव वे में कि नहीं। अब यहाँ पे क्या है, ही इज़ टू वीक टू वॉक, ये वाला आपका सही आंसर होगा। तो वो बहुत ज़्यादा वीक है, इतना वीक है कि चल भी नहीं सकता। तो चलने के लिए वो बहुत ज़्यादा
क्या है, कमज़ोर है। तो अब टू वीक आ गया, मतलब हद से ज़्यादा ही कमज़ोर है, कुछ निगेटिव वे में जा रहा है। वीक होना निगेटिविटी है, कहीं ना कहीं एक माइनस पॉइंट है, उसके साथ में हम इस तरह से यूज़ कर रहे हैं। और उसके बाद सिंपली ये सब कुछ दोबारा आपको लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, आप सिंपली टू लगा के और फिर जो उसके बाद क्रिया दी है उसको ऐड कर देते हैं। ओके, तो बस वेरी की जगह आपने टू रखना है। उसके बाद इसे वेरी लिखा ही रहेगा, जब भी ऐसा सेंटेंस देंगे वेरी लिखा ही रहेगा, सो लिखा रहेगा, वेरी लिखा रहेगा, जिसका अर्थ होता हो कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि टू का भी अर्थ इसी होता है कि वो कुछ ज़्यादा ही है वो चीज़। अब जिस भी चीज़ के लिए, यहाँ पे वीक के लिए है फिलहाल। उसके बाद टू लगाना है, जो भी दूसरे सेंटेंस की क्रिया हो उसे लिख देना है। अभी यहाँ पे दूसरा जो आ गया आपका, द बॉक्स इज़ लाइट आई कैन कैरी इट। बहुत अच्छा प्रश्न, इसको भी आपको कंबाइन करना है, लेकिन इनफ का यूज़ करके। क्यों दिया है ये क्वेश्चन, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, हम टू एंड इनफ साथ में पढ़ाते हैं तो कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होते हैं। इनफ का मतलब होता है हिंदी में पर्याप्त। अब कोई चीज़ पर्याप्त है, मेरे पास ये चीज़ पर्याप्त है, तो ये निगेटिव वे में नहीं जा रहा है, ये पॉजिटिव वे में जा रहा है। उसके पास पर्याप्त ज्ञान है, उसके पास पर्याप्त पैसे हैं, मेरे पास पर्याप्त समय है, कुल मिला के सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है ना, सब कुछ पॉजिटिव है। तो इसका यूज़ भी वही होता है कि पर्याप्त, लेकिन पॉजिटिव वे में होता है, जो अच्छी चीज़ होगी पॉजिटिविटी के लिए वहाँ पे आएगा ये। द बॉक्स इज़ लाइट, यानी कि जो बक्सा है, बॉक्स है, वो हल्का है। आई कैन कैरी इट, मैं इसे उठा सकता हूँ। अब अगर यहाँ पे हैवी होता, द बॉक्स इज़ वेरी हैवी, तो क्या होता, अब कोई चीज़ बहुत भारी होगी तो उसे उठाना मुश्किल होगा, तो यहाँ पे लिखा होता आई कैन नॉट कैरी इट, तब हम इसे टू से जोड़ते, अगर उसमें नॉट वगैरह लगा होता तो। चलिए देखेंगे सही आंसर क्या हो जाता है। तो द बॉक्स इज़ लाइट इनफ फॉर मी टू कैरी, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। द बॉक्स इज़ लाइट, पहले तो ये सीधे सीधे लिख लिया कि द बॉक्स इज़ लाइट, कितना लाइट है, इनफ फॉर मी, यानी कि इनफ फॉर मी टू कैरी क्यों हुआ, मतलब कि देखिए कोई बॉक्स है जितना हल्का है वो मैं उठा पा रही हूँ। अब ज़रूरी तो नहीं है कि वो उतना हल्का बॉक्स हर कोई उठा ले, छोटा बच्चा आएगा वो तो नहीं उठा पाएगा, इसलिए यहाँ पे फॉर मी मेंशन होता है कि मतलब हाँ मेरे लिए ठीक है, मैं उठा सकती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी चीज़ आती है कि फॉर मी और टू कैरी में पहले हम क्या लगाएं, तो हमेशा ध्यान दीजिएगा इनफ के जस्ट बाद आप फॉर ऐड करके जिसके बारे में बात हो रही है कि कौन वो काम कर रहा है वही लगाएंगे आप उस हिसाब से प्रोनाउन, और टू कैरी लास्ट में लगाएंगे, यानी जो वर्ब है वो हमेशा आपका लास्ट में आना चाहिए जब भी आप ऐसा चेंज कर रहे हो। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं है, क्योंकि आगे की प्रैक्टिस हम और ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, है ना। डेली आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे तो आपकी चीज़ें क्लियर होती चलेंगी। हिज बिहेवियर डिसअपॉइंटेड मी, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो कौन डिसअपॉइंट हुआ, यहाँ पे कौन डिसअपॉइंट हुआ, मी, मैं डिसअपॉइंट हुई। इसको हम रखेंगे सब्जेक्ट की जगह पे, तो मी जब आता है सब्जेक्ट की जगह पे तो क्या बनता है, आई। यहाँ पे ही लिखा है, इसको काट दीजिए, काट दीजिए, बचे दो ऑप्शंस, आई, आई। अब चूंकि ये पास्ट टेंस की बात है, हिज बिहेवियर डिसअपॉइंटेड मी सिंपल पास्ट टेंस है, तो हमेशा वॉज या वर लगता है उसमें। ये सब रूल्स हैं, पढ़े हुए हैं, बहुत थ्योरी पढ़ी है इसको, बहुत ईजी वे में रटी हुई चीज़ें। ठीक है, तो ये मत कहिएगा कि बनता नहीं है। चलिए देखेंगे फिर, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना ही है। उसके बाद बाय हिज बिहेवियर, एट हिज बिहेवियर, तो कुछ जगह पे होता है क्या, हमेशा, जैसे मैंने कल भी बताया था, आपके रिवीजन के लिए क्वेश्चन है कि हमेशा बाय नहीं लगता, कुछ जगह पे अलग अलग जो है आपके प्रिपोजिशन भी यूज़ होते हैं, और ये शायद मैंने कल ही बताया था आपको, आपके रिवीजन के लिए ये क्वेश्चन था। अंकित इज ब्लैंक वीक, ब्लैंक ही कैन नॉट फाइट। अंकित इज ब्लैंक वीक, ब्लैंक ही कैन नॉट फाइट, क्या आएगा, वेरी, बट, सो, दैट, बोथ कैन बी करेक्ट, यानी दोनों सही हो सकते हैं अपनी अपनी जगह, या नन ऑफ दीज। अब चलिए हम इसको हिंदी से समझते हैं, ठीक है। मान लेते हैं हम पहला ऑप्शन सही मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, ऐसे ही करके रख रख के तो देखना पड़ेगा। यहाँ पे वेरी हमने रख दिया है और यहाँ पे हम बट रख देते हैं, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, अंकित इज़ वेरी वीक बट ही कैन नॉट फाइट। अंकित बहुत कमज़ोर है लेकिन वो लड़ाई नहीं कर सकता, मतलब क्या सेंस है, अब जो कमज़ोर ऑलरेडी है वो कैसे लड़ाई कर सकता है, तो उसमें लेकिन लगाने का कोई वो नहीं है। हाँ, अगर ये होता कि अंकित बहुत बलवान है लेकिन वो लड़ाई नहीं कर सकता, क्योंकि जब हम लेकिन लगाते हैं ना तो हमें अपोजिट सेंसेस यूज़ करने पड़ते हैं। यहाँ पे तो ये एक ही सेंस है, कमज़ोर होना और लड़ाई ना करना पाना आपस में रिलेटेबल है ऑलरेडी, तो ये तो सही नहीं हो सकता। दूसरा रख के देखेंगे, सो दैट, अंकित इज सो वीक दैट ही कैन नॉट फाइट। अंकित बहुत कमज़ोर है
कि वो दैट का मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश में कई जगह आपका की के रूप में यूज़ होता है, हिंदी में आप जिसको की लिखते हैं। तो अंकित काफ़ी वीक है, बहुत कमज़ोर है कि वह लड़ नहीं सकता। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सुटेबल बैठता है अकॉर्डिंग टू ग्रामर। अ गोल्ड स्मिथ इज़ एन ब्लैंक, ये अच्छा क्वेश्चन है और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और इंक्लूडेड है जो कि आज का मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। तो चलिए देख लेंगे सही आंसर क्या होगा। गोल्ड स्मिथ मतलब होता है सुनार, जो सोने के चांदी के ज्वेलरीज वगैरह बनाता है। तो वो उसको हम आर्टिस्ट, यहाँ पे भी आर्टिस्ट लिखा है, ये भी आर्टिस्ट लिखा है, ये आर्टिशन लिखा है, इनमें से कोई नहीं। तो उन्हें हम क्या कहेंगे, आर्टिशन कहेंगे, आर्टिस्ट नहीं कहेंगे। अब आप कहेंगे कलाकारी, तो वो भी है। तो जो भी हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड है, क्योंकि वो हाथ से बनाते हैं, ठीक है। अब वो सांचे वगैरह यूज़ करते हुए एक अलग बात है, लेकिन हैंडीक्राफ्ट रहते हैं। तो हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड जो आर्ट रहेंगे, आर्टिस्ट रहेंगे, जो काम करेंगे, वो आर्टिस्ट नहीं, वो आर्टिशन कहलाएंगे। ठीक है, आर्टिस्ट कौन कहलाएंगे, जो बेसिकली कई तरह की कला, जैसे अभिनय है, मिमिक्री है, थोड़ी बहुत सिंगिंग डांसिंग, उसमें सिंगिंग इंक्लूड हो जाती है, बेसिकली संगीत वगैरह, या वादक हैं कोई भी इंस्ट्रूमेंट के, वो सभी आर्टिस्ट कहलाएंगे। फिर अब ये आर्टिस्ट कौन कहलाएंगे, जो सिर्फ और सिर्फ नृत्य और गायन से संबंधित रहेंगे, उनके लिए बेसिकली ये स्पेलिंग आर्टिस्ट के रूप में यूज़ की जाती है। तो ये छोटे छोटे डिफरेंसेस थे, ये सब एक ही शब्द से डिराइव हुए हैं, आर्ट से ही बने हैं सारे शब्द, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा इनमें अंतर है। अच्छा, अब एक बार लाइक कर दीजिए प्लीज़ फटाफट से सभी लोग। ओके, चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। अ वर्ड विच इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ अनदर एंड हैज़ अ रिलेटेड मीनिंग इज कॉल्ड व्हाट। यानी एक शब्द जो कि एक दूसरे का ही डेरिवेटिव हो, डेरिवेटिव मतलब होता है एक ही शब्द से उसकी व्युत्पत्ति हुई है, उस उत्पत्ति हुई है, आया है, लिया गया है, ऐसा कह सकते हैं। और उनका जो अर्थ भी है वो कहीं ना कहीं रिलेट, जैसे अभी हमने ऊपर देखा आर्टिस्ट, आर्टिस्ट, आर्टिशन, तीनों एक ही शब्द से डिराइव हुए हैं, उनका अर्थ भी एक दूसरे से संबंधित ही है। तो इस तरह के शब्द क्या कहलाते हैं, होमोनीम, सिनोनीम, पैरानीम, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब चलिए देख लेंगे, सही आंसर जो होता है आपका वो हो जाता है पैरोनीम। पैरोनीम कहलाते हैं ऊपर, यानी जो आर्टिस्ट वाले एग्जांपल्स थे, तीनों वर्ड्स वो आपस में पैरोनीम थे, जो कि एक ही शब्द आर्ट से डिराइव हुए थे और उनका अर्थ भी ऑलमोस्ट सिमिलर था। अब सिनोनीम क्या होता है, सिनोनीम क्यों नहीं होगा, तो आपने देखा होगा सिनोनीम जो होते हैं, अब एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं लिटिल। लिटिल मतलब छोटा, कम भी होता है, लिटिल का अर्थ छोटा भी होता है, हम छोटा मान के चलते हैं। तो इसका जो सिनोनीम है, समानार्थी शब्द है, वो क्या है, वो टाइनी भी है, वो स्मॉल भी है। अब ये लिटिल, टाइनी, स्मॉल, तीनों ही अलग अलग, इनकी जो उत्पत्ति हुई है वो अलग अलग शब्दों से हुई है। अर्थ इनका घुमा फिरा के मिलता जुलता है, वो एक अलग बात है, समानार्थी ही है, लेकिन इनकी जो उत्पत्ति है, डेरिवेशन है, वो एक ही शब्द से डिराइव नहीं हुए हैं, तीनों ही अलग अलग शब्द थे, ये सिनोनीम से हैं। लेकिन आर्ट वाला जो हमने एग्जाम्पल देखा वो एक ही शब्द से डिराइव हुए शब्द हैं, तो वो आपके पैरोनीम कहलाएंगे। यही डिफरेंस होता है सिनोनीम और पैरोनीम में। मुझे लगता है ये क्लियर हो चुका होगा। एंटोनीम बताना है नोटिस का, ओवरलुक, एक्टिव, केयर, एग्रीमेंट। नोटिस, किसी को नोटिस करना यानी किसी पे ध्यान देना, मैंने नोटिस किया, आपने नोटिस किया, चलिए, नोटिस मतलब ध्यान देना, तो उसका जो अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, मतलब कि नज़रअंदाज कर देना, ध्यान ना देना, ये हो जाएगा। तो सही आंसर आपका ओवरलुक हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। एक्टिव मतलब पता है सबको, फुर्तीला, या जो फिर कहीं ना कहीं एक्टिव प्रेजेंट में। केयर का मतलब होता है ख्याल रखना, एग्रीमेंट, सहमति। सिनोनिम ऑफ बायकॉट, आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे बायकॉट वर्ड जो है पॉपुलर चल रहा है। अर्थ क्या होता है इसका, बहिष्कार करना, इसका शुद्ध हिंदी होता है। समानार्थी बताइएगा, एक्सक्लूड, इंक्लूड, दोनों, ओवर रूल। तो बिल्कुल बायकॉट का मतलब जब बहिष्कार होता है तो आपका ऑप्शन नंबर ही सही हो जाएगा। एक्सक्लूड मतलब बाहर करना, ठीक है, ये इसका समानार्थी। अब आप देखिए, बायकॉट एक अलग शब्द है, एक्सक्लूड एक अलग शब्द है, भले इनके अर्थ समान है पर इनका डेरिवेशन अलग अलग शब्दों से हुआ है, तो ये आपस में जो है पैरोनीम नहीं है। विच ऑफ दीज इज नॉट सिनोनिम ऑफ स्लोली, ग्रेजुअली, स्टीडली, प्रोग्रेसिवली, फोर्सफुली। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है, स्लोली का मतलब होता है कोई चीज़ धीरे धीरे,
तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा, इनमें जो नहीं है सिनोनिम वो है फोर्सफुली, बलपूर्वक, बिल्कुल ही अलग मीनिंग हो जाती है। बाकी ग्रेजुअली, स्टीडली, प्रोग्रेसिवली सबका अर्थ जो है सो स्लोली हो जाएगा। लुक ब्लैंक द बेबी वाइल आई एम अवे, डाउन, आफ्टर, थ्रू या अप, क्या आना चाहिए? तो यानी कि जब मैं बाहर हूँ, जब तक मैं दूर हूँ तब तक बच्चे का ख्याल रखना। तो ख्याल रखने के लिए यहाँ पे लुक आफ्टर यूज़ होता है। लुक आफ्टर मतलब ख्याल रखना। जब लुक के साथ आफ्टर हम आप यूज़ करते हैं तो उसका मीनिंग देखना नहीं होता है, उसका मीनिंग हो जाता है ध्यान रखना किसी का। आई लुक आफ्टर माई फादर, देखिए यहाँ पे लुक आफ्टर आई गया साथ में। आई लुक आफ्टर माई फादर, इसको आप पैसिव वॉइस में बदलिएगा। माई फादर इज़ लुकिंग आफ्टर बाय मी, माई फादर इज़ लुकड आफ्टर बाय मी, माई फादर हैज़ लुकड आफ्टर बाय मी, या फिर इनमें से कोई नहीं। वैसे नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन ऐसे ही दे देते हैं, पता ही रहता है कि कोई ना कोई तो होगा ही इसमें से। चलिए फिर देख लेंगे। तो यहाँ पे आई लुक आफ्टर माई फादर, तो किसका ध्यान रखा जा रहा है? माई फादर का। तो ये आपके यहाँ पे पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएंगे। माई फादर तीनों में है। उसके बाद लुक आफ्टर सिंपली लगा है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो इस हेल्पिंग वर्ब इज़ या इज़ आर कुछ ऐसा आना चाहिए। इसमें नहीं है, इसको हटा दीजिए। बचा दो इज़। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है पैसिव में? आंख बंद करके थर्ड फॉर्म लगती है, कुछ और सोचना नहीं होता है, तो ये लुक्ड आना चाहिए। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाता है। माई फादर इज़ लुक्ड आफ्टर बाय मी। बाकी कुछ सोचने की ज़रूरत ही हमें नहीं पड़ी। अगर रूल्स पता है बेसिक, बहुत फास्ट करेंगे आप इंग्लिश। अभी तो मैं समझाने के लिए लेट हो रहा है। और एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा जिन लोगों ने नहीं किया है तो। द डे बिफोर स्टरडे आई डायरेक्ट स्पीच चेंजेस इनटू, ओके सॉरी, इनडायरेक्ट स्पीच चेंजेस इनटू ब्लैंक इन इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए ये आपको पता है कि स्टरडे को हम चेंज करते हैं प्रीवियस डे पे, टुमारो को चेंज कर देते हैं हम द नेक्स्ट डे पे। लेकिन द डे बिफोर स्टरडे यानी कि जो परसों, बीता हुआ परसों, उसके लिए इनडायरेक्ट स्पीच में क्या यूज़ करते हैं? बहुत ही है, आपने ये कम पढ़ा होगा। द डे बिफोर स्टरडे, इसको कैसे चेंज करेंगे? चलिए देख लेते हैं। सही आंसर हो जाता है यहाँ पे क्या? तो 2 डेज बिफोर इसके लिए हम यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर सी 2 डेज बिफोर, ये करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्यों नहीं हो सकता? नेक्स्ट तो मतलब आने वाला होता है, यहाँ तो बीते हुए परसों की बात हो रही है। 2 प्रीवियस डे नहीं होगा, 2 डेज बिफोर हो जाएगा। आई जस्ट होप कि आपको आज का सेशन जो है पसंद आया होगा। डेली सुबह 10 बजे क्लास चलती है, ज्वाइन किया करिए। कम से कम आप लाइव ज्वाइन करेंगे तो आप आंसर कर पाएंगे लाइव चैट में। और लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सब कर दीजिएगा। ऑल्सो हमारा एक और चैनल है एग्जाम डोज, उसको एक बार चेक कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।